हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO4 जो कि हमारा सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके एक और इम्पॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो रिलेटेड है एयरवे बिल से। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे कि एयरवे बिल क्या होता है। ठीक है, एंड वीडियो के एंड तक दैट इज़ माई गारंटी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी आपको पता चल जाएंगे और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ यूनिट 3। यूनिट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे सब्जेक्ट का और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यूनिट 3 से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड इसके अलावा गाइज, आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम माय एंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि टॉपिक है हमारा एयरवे बिल, तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एंड उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डायग्राम्स आपको बनाने हैं एग्ज़ाम में ताकि आप भी अपने मार्क्स अच्छे अचीव कर पाओ। एंड अगर आपको जानना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में आपको अपने आंसर्स लिखने चाहिए, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट योर आंसर्स। जितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे आंसर्स उतने ही मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंटेंट मैटर करता है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन उससे ज़्यादा मैटर करती है। तो एयरवे बिल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AWB, ठीक है, A फॉर एयर, W फॉर वे एंड B फॉर बिल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, बहुत इजी है, याद हो चुकी होगी अभी आपको। तो एयरवे बिल क्या होता है? अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय एन एयरलाइन कंपनी व्हेन गुड्स आर शिप्ड बाय एन इंटरनेशनल एयर कुरियर। ठीक है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एयरलाइन कंपनीज के थ्रू क्या किया जाता है, इशू किया जाता है जब भी कोई गुड्स या पैकेज शिप किया जाता है एयरप्लेन के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल एयर कुरियर के थ्रू अगर कोई भी पैकेज या गुड्स शिप्ड आउट की जाती है तो जो एयरलाइन कंपनी होती है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है शिपर को, जो कि कहलाता है एयरवे बिल। ठीक है, तो आई एम श्योर कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। नाउ एयरवे बिल में क्या क्या होता है, बेसिकली इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है आपके शिपमेंट के बारे में। तो आप जो भी पैकेज शिप करा रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी कि कौन सा आइटम आपका जा रहा है। ठीक है, टोटल आपको कितना अमाउंट पे करना है उसके लिए। ठीक है, और आपकी जो डेस्टिनेशन है डिलीवरी की वो क्या है, तो ईच एंड एवरी डिटेल विल बी मेंशन। किस डेट को शिपमेंट हुआ और किस टाइम पर हुआ, एवरी डिटेल विल बी मेंशन इन दैट एयरवे बिल। एंड इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने पैकेज को ट्रैक भी कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यूल गेट विद द एयरवे बिल। तो एयरवे बिल हमारा क्या है, बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि शो करता है आपके शिपमेंट की इंफॉर्मेशन और आपको हेल्प करता है अपने पैकेजेस को ट्रैक करने में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2। एयरवे बिल इज ऑल्सो नोन एज एयर कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, तो जो एयरवे बिल है उसको एयर कंसाइनमेंट नोट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये एक बेसिकली नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये याद रखिएगा, एयरवे बिल जो है एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसको एयर कंसाइनमेंट नोट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप एयरवे बिल के बारे में लिख रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये जो डायग्राम है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड आप चाहें तो रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोटबुक मेंटेन करें तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और डिस्कस करते हैं एयरवे बिल के फर्दर पॉइंट्स। तो जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयरवे बिल और व्हाट इज़ एयरवे बिल, और डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड एयरवे बिल, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। दोनों के बीच में डिफरेंस, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, एयरवे बिल क्या होता है। बिल ऑफ लेडिंग की वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बिल ऑफ लेडिंग एंड एयरवे बिल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं।
Now, point number one says airway bill is a transport document which is issued by the airline company or its agents when the goods are transported using air carrier. तो जब भी goods को transport किया जाता है from one country to other using the air carrier, तो जो एक बिल या फिर एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है जो कि एयरलाइन कंपनी या उसके एजेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, वो कहलाता है एयरवे बिल। तो जैसा कि मैंने इनिशियल वीडियोस में बताया था कि एक्सपोर्ट जब भी किया जाता है गुड्स का, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड एयरवे बिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इफ़ यू आर शिपिंग योर प्रोडक्ट और गुड्स यूजिंग द एयर कैरियर। ठीक है, तो एयरवे बिल क्या है? एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जाता है एयरलाइन कंपनी या फिर उसके एजेंट्स के थ्रू, एंड जब भी गुड्स आपकी कैसे शिप की जाएंगी या फिर ट्रांसपोर्ट की जाएंगी यूजिंग दी एयर कैरियर और एयरप्लेन। ओके, now next point says airway bill is a type of bill of lading, however it is not exactly a bill of lading। तो airway bill जो होता है ये बेसिकली bill of lading की ही तरह होता है, लेकिन exactly bill of lading नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, airway bill अलग होता है एंड बिल ऑफ लेडिंग अलग होता है, लेकिन एयरवे बिल भी एक तरह से बिल ऑफ लेडिंग की तरह ही काम करता है। अब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? लेट्स टॉक अबाउट विद दी पॉइंट नंबर 3। तो इन केस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BOL, इट इज़ द शिपिंग कंपनी एंड द कैरियर इज़ अ शिप। तो जब भी आप बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करेंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो शिपिंग कंपनी होगी, ठीक है, वो बेसिकली कैरियर कौन सा यूज़ करेगी? शिप। But in case of airway bill, if I talk about, it is the airline company which carry cargo using an airplane। और airway bill के केस में बेसिकली हमारा क्या होगा? जो कैरियर होगा वो होगा एयरप्लेन, और बिल ऑफ लेडिंग के केस में शिपिंग कंपनी होगी और बेसिकली कैरियर यूज़ होगा शिप। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द बिल ऑफ लेडिंग एंड द एयरवे बिल, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई एम श्योर कि ये तीनों पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, एंड द पॉइंट नंबर 1 इन दैट स्लाइड सेज एन एयरवे बिल serves as a receipt of goods by an airline, the carrier, as well as a contract of carriage between the shipper and the carrier। तो जो एयरवे बिल होता है बेसिकली जो भी गुड्स आप क्या करना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द एयरलाइन कंपनी, तो बेसिकली उसकी रिसिप्ट होती है कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या कर दिया है, या फिर गुड्स हैं या फिर पैकेजेस हैं, एयरलाइन कंपनी को दे दिया है। नाउ फर्दर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द एयरलाइन कंपनी टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि शिपर और कैरियर के बीच में होता है, और एयरवे बिल उसकी रिसिप्ट होती है। तो एयरवे बिल की जो रिसिप्ट है, यानी कि एयरवे जो बिल है बेसिकली वो एक रिसिप्ट के तौर पर काम करता है, एंड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर। आई रिपीट, एयरवे बिल बेसिकली एक रिसिप्ट होती है, ठीक है, जो कि क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, या जो शो करती है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपर एंड द एयरलाइन कंपनी, जो कि बेसिकली कैरियर होती है। सो गाइज नाउ बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सो सेकंड पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज एयरवे बिल इज अ लीगल एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। The airway bill becomes an enforceable contract when the shipper or shipper's agent and carrier or carrier's agent both sign the documents। तो एयरवे बिल बेसिकली क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट जो कि शिपर एंड कैरियर के बीच में होता है, या फिर शिपर के एजेंट या फिर कैरियर के एजेंट के बीच में होता है। जैसे ही दोनों इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं तो एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बिटवीन द कैरियर एंड द शिपर, बट when the airway bill is signed by both the parties it becomes an enforceable contract and it is enforceable by law। तो ये ध्यान रखना है, ये लीगल एग्रीमेंट है, और जब साइन कर दिया जाता है दोनों पार्टी के थ्रू, यानी कि शिपर एंड कैरियर के थ्रू, तब ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो नाउ चलिए एक डायग्राम के थ्रू छोटा सा समझ लेते हैं। तो एक तरफ हमारा शिपर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं शिपर इज ऑन द स्क्रीन, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव एयरलाइन कंपनीज एजेंट। ठीक है, तो एयरलाइन कंपनी का एजेंट हमारे पास राइट साइड में है, शिपर जो है
ही इज़ अवेलेबल ऑन दी लेफ़्ट साइड। दोनों ने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ठीक है। और यहाँ पर जो शिपर है अपनी गुड्स को क्या करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट करना चाहता है यूजिंग दी एयरलाइन कंपनी सर्विस। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो आपकी रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है वो एयरवे बिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स को डिलीवर करने का टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, वो एक रिसिप्ट के तौर पर आता है और उस रिसिप्ट को हम एयरवे बिल बोलेंगे। ओके, तो आई एम श्योर कि इतनी क्लैरिटी होगी आपको पॉइंट्स की। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। So next slide is on the screen and the point says the airway bill contains the below mentioned information। तो airway bill में क्या क्या information आपकी mentioned होती है, let's talk about shipper का name और उसका address, ठीक है। तो पहली चीज़ shipper का name और उसका address। Now the second thing is the consignee's name and address, यानी कि जो importer है basically जो आपकी goods मंगा रहा है उसका name और उसका address mention होगा। Now the third thing is 3-letter origin airport code and 3-letter destination airport code। तो जिन लोगों ने भी ट्रैवल किया होगा उन्हें पता होगा जब भी आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री का या फिर उस स्टेट का एक कोड होता है जो कि 3 लेटर का होता है। तो जहाँ से आपका जो पैकेज है वो जाएगा उसका जो 3 लेटर ओरिजिन एयरपोर्ट कोड है वो, और 3 लेटर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट कोड जो होगा वो मेंशन्ड होगा एयरवे बिल पर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ डिक्लेयर्ड शिपमेंट वैल्यू फॉर कस्टम्स, और जो भी कस्टम्स के लिए आपने शिपमेंट वैल्यू डिक्लेयर करी है वो मेंशन्ड होगी एयरवे बिल में। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, उनका क्या ग्रॉस वेट है, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन द एयरवे बिल। एंड द लास्ट थिंग इफ़ आई टॉक अबाउट इट, it will also give you the description of the goods and any special instruction that is required। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें mentioned होती हैं एयरवे बिल में। एक बार आप और पढ़ लीजिए, याद हो जाने चाहिए ये सारे पॉइंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। तो एयरवे बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, शिपर का नेम और एड्रेस, कंसाइनी का नेम और उसका एड्रेस, आपके जिस एयरपोर्ट से ओरिजिन हुआ है उसका 3 लेटर ओरिजिन कोड, और बेसिकली जहाँ पर डेस्टिनेशन है तो उसका 3 लेटर एयरपोर्ट कोड, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द एयरवे बिल। इसके अलावा जो भी कस्टम्स को वैल्यू आपने डिक्लेयर करी है शिपमेंट की, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड। कितने पीसेस हैं, ग्रॉस वेट टोटल कितना है वो आपका मेंशन्ड होना चाहिए, और जो गुड्स है उसका डिस्क्रिप्शन है और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द एयरवे बिल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होती हैं एयरवे बिल में। ओके, तो आई एम श्योर कि इतना क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 सेज द एयरवे बिल इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, हाउएवर इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो जैसा हमने सबसे पहली स्लाइड के डायग्राम में डिस्कस किया था, एयरवे बिल एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के तौर पर वर्क करेगा फॉर दी गुड्स टाइटल एज वेल। तो जो एयरवे बिल है एक कंसीडर किया जाता है एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो यानी कि जिसके पास एयरवे बिल है वो बेसिकली क्या है, उस जो गुड्स का टाइटल है उसके पास होगा। यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है एयरवे बिल की अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू हैव दी अथॉरिटी टू ऑब्टेन द गुड्स फ्रॉम दी एयरलाइन कंपनी। ओके, बट ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। So this means that the airway bill is a contract for transportation only and does not represent the value, nature and quantity of merchandise in the box। तो जो एयरवे बिल है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या करेगी, जो एयरलाइन कंपनी है आपकी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगी आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर, बट यहाँ पर वो एक्चुअली आपकी जो मर्चेंडाइज होगी या गुड्स होगी या फिर आपका जो पैकेज होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ना ही एक्चुअल वैल्यू को, ना ही आपकी गुड्स के नेचर को, ना ही आपके कितनी क्वांटिटी है उसको ये 100% श्योरिटी के साथ में क्लोज नहीं करेगा। बिल ऑफ लेडिंग के केस में ऐसा होता है कि 100% श्योरिटी होती है क्योंकि हर चीज़ चेक करने के बाद ही शिप आउट की जाती है, बट एयरलाइन के एयरलाइन कंपनी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम क्या है बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के तौर पर तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काउंट करते हैं। और सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर।
Now the next point says the airway bill can be made a transferable document by endorsement only, then after it can be transferred to a third party. तो एयरवे बिल को आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को, यानी कि किसी और को दे सकते हैं जो कि उस पर पेमेंट ऑब्टेन कर सकता है, बट ये पॉसिबल सिर्फ एंडोर्समेंट के थ्रू है, यानी कि आपको एंडोर्स करवाना पड़ेगा अपना एयरवे बिल और तभी आप किसी थर्ड पार्टी को इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट कराकर ही इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एयरवे बिल को। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है स्क्रीन पर एंड द पॉइंट सेज द एयरवे बिल परफॉर्म्स द बिलो मेंशन फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि एयरवे बिल परफॉर्म करता है, क्या क्या है जान लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इट फंक्शन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड एविडेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन या फिर कैरेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक रिसिप्ट के तौर पर भी आपका क्या करता है, जो एयरवे बिल है वो वर्क करता है और बताता है कि जो गुड्स है शिपर के थ्रू एयरलाइन कंपनी तक पहुंच चुकी है। नाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्रेट बिल और इनवॉइस टुगेदर विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप एयरवे बिल को अटैच करते हैं तो एक फ्रेट बिल यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन बिल है उस या फिर इनवॉइस उसकी तरह काम करता है। तो एयरवे बिल एक फ्रेट बिल या फिर इनवॉइस की तरह काम करता है और इसके साथ आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। Now the next point says it works as a certificate of insurance and customs declaration। तो जो एयरवे बिल है बेसिकली एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के तौर पर एंड कस्टम डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। Now next slide says like bill of lading, airway bill is also considered as an evidence to file a claim against the shipping company in the event of non-delivery of the goods, defective delivery of the goods and short delivery of the cargo at the destination। तो जैसा बिल ऑफ लीडिंग के केस में होता है एयरवे बिल के केस में भी आपका जो एयरवे बिल है उसको एक एविडेंस के तौर पर आप फाइल कर सकते हो अगर आपकी जो शिपिंग कंपनी यानी कि जो एयरलाइन कंपनी है जो कि बेसिकली आपके पैकेज को ट्रांसपोर्ट करेगी यूजिंग दी एयर कैरियर, वो अगर मान लीजिए आपके गुड्स को डिलीवरी नहीं कर पाती, मतलब आपके गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाती या फिर आपकी जो गुड्स है वो डिफेक्टिव डिलीवर्ड होती हैं या फिर पूरा पैकेज डिलीवर्ड नहीं होता, आधा आइटम आपका डिलीवर्ड है आधा नहीं किया जाता, तो उस केस में आप क्लेम फाइल कर सकते हैं with the airline company। okay, तो these are very very important points if I talk about, जो कि आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो all these points are supposed to be a part of your answer so that you can score good marks। so I'm sure कि जितने भी points थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूं, जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।